बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स ने नई पेशबंदी की है, बल्कि मोर्चाबंदी की है। जी हां, वहां पर दो नए जजेस अपॉइंट किए गए और फिर उन दो में से एक जज को फौरी तौर पर जस्टिस आमिर फारूक के बेंच में शामिल किया गया। यह खबर तो हम आपको दे चुके हैं। और मकसद इसका क्या है कि जब इमरान खान साहब की अपील आए तो यही बेंच सुने, कोई और बेंच इसको ना सुने। ऐसा क्यों किया गया, पहले तो आपको ये बताते हैं। और अब इसका तदारक क्या मौजूद है वो यहां से भी बताएंगे, और डायरेक्टली भी पार्टी के जो वकला हैं उनके सामने गुजारिश रखेंगे कि अब इस पेशबंदी को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। किस्सा कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 8 जजेस हैं, जिनमें से 6 जजेस जो हैं वो तो खुलकर ये खत लिख चुके और बता चुके कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई है और दूसरी एजेंसीज किस तरीके से उनको, उनके अहले खाना को, वो भले बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाना हो या बाकी तमाम अगवा करना, तशद्दुद करना, धमकियां देना, उन तमाम कार्रवाइयों के बाद ये 6 जजेस बता चुके हैं कि उनसे जबरदस्ती फैसले लेने की कोशिश की जाती रही है। ये तो खड़े हो गए, अब उनको तो ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता उस तरीके से, या मर्जी के फैसले नहीं लिए जा सकते क्योंकि उन्होंने खड़े होने का फैसला किया। उसके बाद जो 7वें जज हैं वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं। वो भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। कभी कभार शायद आपको कुछ ऐसा फैसला लगे जिसमें किसी मसलहत का काम ले लें, लेकिन अमूमी तौर पर वो भी इंडिपेंडेंट ही फैसले करते आ रहे हैं। तो पीछे रह गए जस्टिस आमिर फारूक अकेले। अब ऐसी अपीलें कानून के मुताबिक, जैसे 14 साल की सजा जो है वो अकेला जज नहीं सुनेगा, उसमें जरूरत होगी कि 2 जजेस डिविजनल बेंच में सुने। तो जस्टिस आमिर फारूक के साथ कोई और ऐसा नगीना, कोई और ऐसा हीरा था नहीं जिसको बिठाकर टॉप मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो अपनी मर्जी का फैसला कर सकें या करवा सकें। अब आपको पता है कि इमरान खान किसी अदालत की कैद में तो है नहीं, किसी कानून की कैद में तो है नहीं, किसी 190 मिलियन अल कादर ट्रस्ट, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, इद्दत निकाह, साइफर, ये तो सब नाम है। असल बात तो यह है कि वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कैद में है, और वो उनको तब तक कैद में रखना चाहते हैं जब तक उनका दिल है, और पूरे का पूरा सिस्टम उसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अब नए 2 जजेस को फौरी तौर पर चट मंगनी पट ब्याह की सूरत में उन्हें अपॉइंट किया गया। एक तो नए हैं जस्टिस मिन्हास और दूसरे हैं जस्टिस आजम खान। उनमें से जस्टिस मिन्हास को अब लगा दिया गया है डिविजनल बेंच में आमिर फारूक साहब के साथ, ताकि जो मर्जी के फैसले वो लेना चाहें वो वहां से दिलवा दें। अब ये तो हो गई उनकी प्लानिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला क्या कर सकते हैं? हमने बहुत सारे जो मोतबर वकला हैं पाकिस्तान के, उनसे बातचीत की, और जो बहुत ही सीनियर वकला है उन्होंने ये मशवरा दिया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये अपील दायर करें सजा के खिलाफ, जो 14 साल और 7 साल वाली सजा है, तो उसके साथ एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दें उसी वक्त। और उस एप्लीकेशन में जस्टिस आमिर फारूक साहब को यह कहा जाए कि आपके बारे में चेयरमैन इमरान खान बारहा बता चुके हैं कि आप बायस्ड हैं, इसलिए आप उनका मुकदमा मत सुने। अगर आप सुनेंगे तो हम आपसे मुकदमा नहीं सुनवाना चाहते। और जो हाल ही में आपने 2 जजेस लगाए हैं, जिस तरीके से उनको लगाया गया है और जो सारा प्रोसेस है, ये 26वीं आईनी तरमीम, ये सब कुछ इमरान खान के खिलाफ, तो हमें उन पर भी एतमाद नहीं है। बाकी हाई कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद हैं, बेशक पूरी कोर्ट बैठ जाए या तो फुल कोर्ट बिठा दें फिर इमरान खान की अपीलों पर, या बाकी किसी भी जज के सामने लगा दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ ये जो 2 जजेस और आप 3 लोगों के सामने अपने मुकदमात जो हैं वो नहीं सुनवाना चाहते। जाहिर है अब जवाब ये होगा कि आमिर फारूक साहब ने कौन सा पहले ये माना है जो अब मानेंगे। तो कम से कम जब वो इस एप्लीकेशन को जो अपील के साथ दी जाएगी उसको टर्न डाउन करेंगे, तो आप सिर्फ इस एक एप्लीकेशन के ऊपर भी आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकेंगे। अब वहां पर भी या तो फिर जस्टिस अफरीदी को खुल के, जैसे आजकल वो स्टैब्लिशमेंट की गेम खेल रहे हैं, वो खेलनी पड़ेगी। और अगर वहां पर मोतबर और इंडिपेंडेंट जजेस के सामने ये पिटीशन आ गई तो दूध का दूध पानी का पानी वहां सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही केयरफुली ट्रेड करने की जरूरत है यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को। वकला की टीम तो वैसे बहुत ही मोतबर है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी भी सताइश करनी चाहिए। जिस तरह के हालात हैं उनमें बेशक सलमान अकरम राजा हों या सलमान सफदर हों या दूसरे तमाम जो वकला हैं जो केसेस लड़ रहे हैं, जिस बेहतरीन तरीके से वो चेयरमैन इमरान खान के केसेस को या बाकी पार्टी से रिलेटेड केसेस को इन बदतरीन हालात के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कमेंडेबल है। उनको हम ये मशवरा जो हमें वकला से मिला वो उनके सामने जरूर रखेंगे।
अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने वॉशिंगटन डीसी से रखते हैं। पहला दिन था सदर ट्रंप का हल्फ बर्दारी और उसमें किए गए ऐलानात के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। अब सदर ट्रंप ने सदारती फरमान जारी किए हैं। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं। उन्होंने कहा था कि पहले दिन मैं ऑफिस में आके दर्जनों, कुछ लोगों ने तो कहा था कि शायद 100 के करीब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे, और वही हुआ। उन्होंने दर्जनों की तादाद में, ऐसे लगा किसी मशीन में से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकल रहे हैं। लेकिन जो उनका सबसे पावरफुल और जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया और चौधरी निजामुद्दीन को घुटनों पे गिरा दिया, मैं अमेरिकी निजामुद्दीन की बात कर रहा हूं, वो उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसपे उन्होंने एक दस्तखत के साथ 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों की सजाएं फौरी तौर पर माफ कर दी और उन्हें फौरी तौर पर जेलों से रिहा करने का हुक्म दिया, जिनको अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट ने सदर ट्रंप के हामी होने या उनके हक में निकलने, या जो पार्लियामेंट पर हमला, अमेरिकी पार्लियामेंट मीन कांग्रेस बिल्डिंग पर, कैपिटल हिल पर जो राइट्स हुए थे जिसमें घुस आए थे सदर ट्रंप के जो फॉलोअर्स थे, जब 2020 के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे जिनको सदर ट्रंप ने नहीं माना था और कहा था कि धांधली हुई है। उस वक्त जो उनके वोटर सपोर्टर्स थे उन्होंने कांग्रेस की बिल्डिंग के अंदर घुस आए थे और वहां से कांग्रेसमैन और दूसरे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई थी, और उन राइट्स को जमहूरियत पर अटैक कहा गया था। उन राइट्स के अंदर 1500 लोगों को जेल की सजाएं दी गई थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को तो बहुत लंबी सजाएं दी गई थी और उन्हें बगावत, गद्दारी और इस तरह के अलकाबात से भी नवाजा गया था। और अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट ने इसके साथ साथ गालिबन 46 के करीब मुकदमे सदर ट्रंप पर भी बनाए थे और इस चीज का इत्मीनान कर लिया था कि अब सदर ट्रंप कभी भी जीतकर दोबारा शायद प्रेसिडेंट नहीं बन सकेंगे। और ये जो उनके वोटर सपोर्टर थे, जिसकी मैं इस तफसील में नहीं जा रहा कि उन्होंने दुरुस्त किया या गलत किया, लेकिन जिन्होंने ट्रंप के साथ खड़े होकर उस टाइम उस बिल्डिंग में घुसे थे, उनको फिर ऐसी सजाएं दी कि उनको मिसाल बनाकर रख दिया और लंबी सजाएं दे के उनको जेल में डाल दिया। अब सदर ट्रंप ने जैसे ही ऑफिस संभाला तो जो चंद पहले उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स किए, वो उन्होंने उन 1500 लोगों को बिल्कुल आम माफी का उनके लिए ऐलान किया, मीन उन्हें क्लीन चिट दी और उनको सदारती माफी देकर उन्हें फौरी तौर पर जेलों से रिहा करने का हुक्म दिया। अब पाकिस्तान में तो आपको पता है रोबकारें फंस जाती हैं। रोबकार वो कागज होता है, जब जज आपकी जमानत मंजूर करता है या रिहाई का हुक्म देता है तो फिर अदालती अमला एक गंदे से कागज पर, वो मैं गंदा इसलिए कह रहा हूं कि वो एक बड़ा ही रद्दी सा कागज होता है, उसके ऊपर हाथ से लिख के एक रोबकार जारी करता है। अभी तक वो पुराना ही सिस्टम चल रहा है और उस रोबकार को, उस कागज को जेल खानाजात का जो डिपार्टमेंट है, मीन जेल होती है, उसके पास लेके जाया जाता है और वो फिर उस रोबकार को दर्ज करते हैं, उस अदालती फरमान को, और आपको रिहा करते हैं। तो वहां तो कई दिन रोबकारें ही फंसी रहती हैं और उससे पहले अगली अदालतों में अपील करके उस बंदे को जेल में रख लिया जाता है कई दफ़ा। लेकिन भारत यहाँ पर मुख्तसर बात यह है कि अमेरिका में इस पर फौरी इम्प्लीमेंटेशन होती है और कहा जा रहा है कि कल मंगल वाले दिन, जो अमेरिका में कल होगा, आपका आज मंगल हो चुका, वहां पर इन लोगों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा और इनमें से ज्यादातर लोग जेलों में से बाहर आना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इस चीज की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है? इस चीज की इंपॉर्टेंस आपके लिए ये है कि यही वो 6 जनवरी के मामला थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये 9 मई जो पाकिस्तान में हुआ था, उन्हें ये जो राइट्स हुए थे 6 जनवरी को, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान में जो चौधरी निजामुद्दीन और उनके टाउट थे, वो हमेशा ये हवाला देते थे कि देखिए वो अमेरिका में भी सदर ट्रंप के हामी जब कांग्रेस में आ घुसे थे तो उनके साथ फिर क्या किया गया था और उनको भी सजाएं दी गई थी। तो 9 मई को जस्टिफाई करने के लिए, हालांकि अमेरिका में वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बिल्कुल भी 25 लोगों को उस दिन गोलियां मार के कत्ल नहीं किया था, लेकिन 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोगों को शहीद किया गया। और जो कुछ सब कुछ हुआ वो आपके सामने है, मिलिट्री कोर्ट्स बनी और क्या कुछ हुआ। लेकिन आज अमेरिका ने और सदर ट्रंप ने उस मामले को हमेशा के लिए दफन कर दिया और इन 1500 लोगों को सदर ट्रंप ने सदारती फरमान देकर फौरी तौर पर जेलों से रिहा करने का हुक्म दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो टाउट्स पाकिस्तान में इस सारे अमल को जस्टिफाई करते थे, अब वो क्या करेंगे? अब वो 9 मई को जस्टिफाई करने के लिए कहां से बयानियां लाएंगे? क्योंकि अक्सर कांग्रेस के इन राइट्स का और जो इनको सजाएं मिली इसका हवाला दिया जाता था या इसके पीछे छुपा जाता था। दूसरा बड़ा इकदाम उन्होंने जो किया है वो उन्होंने
इमिग्रेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन का ऑर्डर उन्होंने किया है। एक तो जो मैक्सिको का बॉर्डर है वहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे और एक ऐप बनी हुई थी जिसके ऊपर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते थे, असाइलम सीख करना या सियासी पनाह या कोई भी चीज़ लेने के लिए उसके ऊपर वो अपनी एप्लीकेशन देते थे और फिर उनका नंबर लगता था और उन्हें जज के सामने अपीयर करवाया जाता था। ट्रंप ने आते ही वो एप्लीकेशन ही उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि 2,75,000 लोग लाइन में थे उन एप्लीकेशंस की और उन सबको उन्होंने यक जुम्बशे कलम वो तमाम का राइट जो है वो ख़त्म कर दिया। उनके अब इंटरव्यूज़ नहीं होंगे और उनको अमेरिका के अंदर रसाई नहीं दी जाएगी। इसी तरह से जो अफ़गान वॉर ख़त्म होने के बाद वहाँ से बहुत सारी फैमिलीज़ को अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम या अमेरिका के अंदर उनको वीज़ाज़ या ग्रीन कार्ड्स दिए जा रहे थे, उसके ऊपर भी उन्होंने एक फौरी एमरजेंसी ऑर्डर जारी किया। कहा जा रहा है कि 1600 के करीब जो फैमिलीज़ थी अफ़गान, जो अमेरिका की तरफ रवां दवां थी जहाज़ों के अंदर, उनको भी वापस भेज दिया गया है। उनको भी अब लैंड करने की, अमेरिका के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, वो भी वापस अफगानिस्तान भेज दी जाएंगी। ये बहुत ही मेजर कुछ डिसीजंस हैं और भी उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस किए हैं, जैसे कि जेंडर के बारे में, एनर्जी, एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टिकटॉक, उसको भी उन्होंने खोल दिया है। तो और भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, लेकिन ये 2 मेजर फैसले थे जो आपके सामने रखने ज़रूरी थे। अच्छा जी, अगली खबर, शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर के ऊपर सदर ट्रंप को मुबारकबाद दी और उसी ट्विटर पर जिसको पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक किया हुआ है, जाहिर है उन्होंने, एक मौलाना साहब आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा था कि ट्विटर इस्तेमाल करना और वीपीएन स्पेशली इस्तेमाल करना हराम है, तो हराम काम या हरामी काम जो है वो नहीं करना चाहिए। तो आज ये वाला हराम काम या हरामी काम जो है वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने फिर सर अंजाम दिया और वीपीएन लगाकर ट्विटर से उन्होंने मुबारकबाद दी प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिकी सदर मुंतखब होने पर, हल्फ लेने पर। उसके नीचे उनके ऊपर ट्विटर की जो कम्युनिटी है उन्होंने एक नोट स्लैम किया और वो जो स्लैप किया नोट, उस पर वाज़े लिखा हुआ है कि इस मुल्क के अंदर ट्विटर जो है वो बैन है और ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं सो कॉल्ड, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये वीपीएन लगाकर जाली तरीके से इस ट्विटर को जो है एक्सेस कर रहे हैं। बहरहाल इनके साथ एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अगर इन्होंने, मैंने पहले भी कहा कि जब ट्विटर को बैन किया हुआ है तो फिर आप ट्विटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? कुछ तो अकल या कुछ तो दिमाग इस्तेमाल कर लें। आप फेसबुक के ऊपर अपना एक पेज बना लें और उसके ऊपर ये मालूमात दे दें, इंस्टाग्राम पर दे लें। अच्छा, ये नहीं करना, आप एक प्रेस रिलीज जारी कर दें, पूरी दुनिया को, मीडिया को पूरे को प्रेस रिलीज जारी कर दें। अच्छा, आप कोई बाहर अपनी कोई और चीज़ कर लें, कोई आप किसी मीन खुद ट्वीट ना करें, किसी बड़ी मोतबर एजेंसी से ट्वीट करवा लें, मीन मुल्क से बाहर जो कोई न्यूज़ आउटलेट है उससे ट्वीट करवा लें, मीन कोई और तरीका निकालें। जब आपने खुद ही एक सर्विस को बैन किया हुआ है तो आप खुद उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इससे बड़ा जोक और कोई है नहीं जो ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जेल से एक अपना पैगाम भेजा है, जिसे बाद में उनके ट्विटर हैंडल से भी शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने एक तो अपने साथियों की सताइश की है, जैसे कि शहजाद अकबर, उनके भाई को अगवा किया गया लेकिन उन्होंने अलकादर ट्रस्ट केस में उनके खिलाफ गवाही नहीं दी। जुल्फी बुखारी के ऊपर भी प्रेशर था, उन्होंने भी नहीं दी। फिर उन्होंने अपनी जौजा के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में कहा कि वो मेरी, ये समझते हैं कि वो मेरी कमज़ोरी है, इसीलिए इन्होंने उनको पहले भी जेल में रखा है और अभी भी इन्होंने उन्हें ना हक सज़ा दी है। ये समझते हैं कि वो मेरी कमज़ोरी है। मेरी बीवी मेरी कमज़ोरी नहीं है, वो मेरी ताकत है। उसने पहले भी मेरे साथ खड़े होकर जेल काटी है, वो अभी भी काटेंगे। और वाज़े तौर पर वो कहते हैं कि किसी सूरत भी वो गिव अप नहीं करेंगे, किसी सूरत भी वो डील नहीं करेंगे, वो इसको बर्दाश्त करेंगे जो कुछ भी हो रहा है और इस सज़ा को काटेंगे, लेकिन वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने ऑनर पर और अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर। अच्छा जी, एक किताब लिखी है साबिक जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन थे, डॉक्टर नसीम अशरफ, और वो परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की जो कैबिनेट थी, किचन कैबिनेट थी, उसमें वो शामिल थे, करीबी थे उनके। उन्होंने एक किस्सा अपनी किताब में लिखा है कि जब नवाज शरीफ साहब पकड़े हुए थे तो बिल क्लिंटन पाकिस्तान आए, तो उन्होंने अपने उस दौरे के दौरान बाथरूम के अंदर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात की, क्योंकि वो नवाज शरीफ को बचाना चाहते थे। जो भी उन्होंने चीफ जस्टिस, गालिबन जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हसन खान उस टाइम चीफ जस्टिस थे, उनके बारे में गालिबन अपनी किताब में नसीम अशरफ लिखते हैं, प्रीवी हैं वो इस सारे वाक़े के कि किस तरीके से बाथरूम के अंदर प्रेसिडेंट क्लिंटन ने उनको बुलाकर कहा। अब ये नहीं पता कि बाथरूम में क्यों मुलाकात की, कहीं और क्यों नहीं की, शायद उनको होगा कि कोई रिकॉर्डिंग हो जाए बाहर या कोई और, उनको नहीं पता कि हमारे यहाँ तो बाथरूम में कैमरे लगाना सबसे ज़्यादा अहम जगह समझी जाती है, तो शायद वो कहीं पर रिकॉर्डेड भी हो। लेकिन हम
अमूमी तौर पर नंबर 1 जो हैं वो अपने लोगों के लिए हैं। सदर क्लिंटन के लिए हम मेरा ख्याल नंबर 1 नहीं होंगे और हमसे वो चीज़ तब रिकॉर्ड नहीं की गई होगी, वरना अगर की होती तो चौधरी कभी ना कभी बेशक बीच में से क्लिंटन साहब को साइड पे भी करता, उस वीडियो को कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से जारी करता, या फिर शायद चौधरी साहब के पास हो लेकिन चौधरी साहब को पता हो कि इनका टोटा जारी किया तो वो पता नहीं फिर चौधरी के अपने कौन कौन से टोटे जारी ना कर दें, मीन पुराने सारे चौधरीयों के जो वाशिंगटन में जाके बातें करते रहे, इसलिए शायद फिर वो वीडियो अगर हो भी तो इससे इज्तनाब किया गया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बाथरूम होगा सरकारी एरिना में। अगर तो वो अमेरिकी एम्बेसी के अंदर ये मुलाकात थी तो फिर तो नहीं कहा जा सकता। बाकी तो जितने भी सरकारी इलाकों के अंदर बाथरूम होंगे उनको तो हमने बिल्कुल हमा वक्त महफूज बनाया होगा और हर वक्त आहनी आंख के साथ हम उनकी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर निगरानी करते होंगे कि वहाँ चिड़िया भी पर ना मार सके, और उन बाथरूमों में होने वाली एक एक हरकत के ऊपर हमारी जो है वो अस्करी किस्म की नज़र होगी। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो वीडियो बची होगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने वो मरियम नवाज शरीफ साहबा गई हैं लिया में और वहाँ उन्हें सच्ची मोहब्बत मिली है। बाजी बहुत देर से सच्ची मोहब्बत, सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, दोबारा औरत कार्ड ना निकाल लीजिएगा मेहरबानी करके, मेरी वो बहन है, बड़ा एहतराम करता हूँ उन्हें। मैं कह रहा हूँ कि सियासी तौर पर सच्ची मोहब्बत ढूंढ रही थी, फ्रस्ट्रेटेड थी, डेस्परेट थी, उन्हें सियासी तौर पर सच्ची मोहब्बत मुयसर नहीं थी, इसलिए कभी इसको जफ्फी डालती हैं कभी उसको जफ्फी डालती हैं, आखिरकार उन्हें लिया में जाकर सच्ची मोहब्बत मुयसर आई है। क्या कहती हैं सुनिए। आपने इतना प्यार दिया मुझे, आपकी तरफ से मुझे जो रिस्पांस मिला, आपको पता है मुखालिफिन, मैं रोज टीवी देखती हूँ तो मुखालिफिन ये कहने पे उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है, वो कोई वजह तलाश कर रहे हैं कि वो क्या कहें कि ये उनके सामने, ऑनेस्टली इट इज नॉट लेस देन अ मिरेकल। उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस मोहब्बत को जो आपने मेरे साथ कायम कर ली और जो मेरी आपके साथ हो गई है, उनको समझ नहीं आ रही वो इसका क्या नाम दें। तो कल मैं टीवी देख रही थी तो वो कह रहे थे कि ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है, चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि इन बेचारों का कसूर नहीं है, इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे, इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। आपने सुन लिया। अब आप में से बहुत सारे देखने वाले ये तनकीद करते हैं कि गिल साहब आप इनको क्यों शामिल करते हैं व्लॉग में, आप इनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, आप इनको बढ़ा चढ़ा कर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इनको बार बार आपको नहीं दिखाऊंगा तो आपको वो शहजाद अकबर साहब की स्टेटमेंट याद नहीं आएगी जिसमें उन्होंने आपको, शहजाद अकबर साहब ने ये क्लेम किया था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समझते हैं कि ये तकरीर बहुत अच्छा करती हैं और ये अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। तो फिर मैं आपको सिर्फ याद करवाता हूं कि जनरल साहब ने ये तोहफा हमें दिया है, काश ये तोहफा वो हिंदुस्तान या किसी और मुल्क के किसी सूबे को दे देते तो चले हम कम अज कम हंस तो सकते। आज हम इन पर हंसें तो ऐसा ही लगता है खुद पर हंस रहे हैं। एक 12.5-14 करोड़ के सूबे के साथ क्या मजाक किया गया है, ये अब जनरल साहब भी बता सकते हैं जिन्होंने इन्हें मुसल्लत किया है, हम तो बता नहीं सकते। अगली खबर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का बयान है जी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का बुनियादी मकसद स्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता कायम करना था, जो हो गया है, और अब मामलात जो हैं वो आगे चल पड़े हैं, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि राब्ता तहरीक इंसाफ का जो है वो तो सबके सामने ही है, जितना है और जितना नहीं। और खान साहब ने तो जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ वो भी नहीं छुपाई, वो भी बबांगे दोहल आपके सामने रख दी। आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे और वो है, जर्नैलों और जजेस ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जब तक इन्हें कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून आफ्ताब आलम ने ये बयान दिया है। जाहिर है सबसे बड़ा मसला हमारा है ये, लोग कभी सियासतदानों के पीछे चढ़ जाते हैं, कभी जजेस के। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा मसला हमारे जनरल्स का ही है, क्योंकि पावर असल उनके पास है, जहां पावर है असल वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वहां पर एक दुरुस्तगी आएगी और आइन की रिस्पेक्ट वहां से करनी शुरू की जाएगी तो तभी मामला जो है वो आगे चलेंगे। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।